Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। सो अभी हमें संचार भवन पर प्रोफेसर सुनील अभिव्यक्ति सर के साथ, जो कि अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर हैं, और आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम सर से डिस्कस करेंगे कि गुड गवर्नेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है भारत देश में, ये गुड गवर्नेंस जैसा कॉन्सेप्ट कहाँ तक लागू हो पा रहा है, जो भी प्रोज एंड कॉन्स उस पर डिस्कस करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। ओके, सबसे पहले सर ये बताइए गुड गवर्नेंस डे क्या है। देखिए, गुड गवर्नेंस डे ये 25 दिसंबर को 2014 से शुरू किया गया और 25 दिसंबर को हमारे देश में मनाया जाता है। हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर इसे यानी सेलिब्रेट किया जाता है। राइट। सो सर, गुड गवर्नेंस डे क्या है अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि हमारी ये सीरीज का नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का जिक्र किया, बड़ी अच्छी बात आपने की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों की, जो हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं आज आपको मोटिवेट करने के लिए, ये करने के लिए कि आज गुड गवर्नेंस डे है और आप लोग कुछ किताबें जो मैं बताऊंगा वो आपको पढ़ना है। सबसे पहले क्यों पढ़ना है? क्योंकि प्रश्न पत्र 2 यानी यूपीएससी में अगर आप देखेंगे तो प्रश्न पत्र 2 में गवर्नेंस एक पूरी यूनिट है। इसके साथ साथ जीएस 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में भी अगर आप देखेंगे तो यूनिट 6 लोक प्रशासन में नीति शास्त्र और शासन व्यवस्था में ईमानदारी यूनिट 7 ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आज की जो चर्चा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ही है, जिसमें मैं 2 किताबें बता रहा हूं जो आपको इन यानी पेपर 2 और एथिक्स दोनों में मदद करेंगी। पहली किताब है एनबीटी की नेशनल बुक ट्रस्ट की गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और उसके साथ साथ आपको देखना है नीति आयोग का जो विजन डॉक्यूमेंट है @75 न्यू इंडिया, अगर ये आप देख लेते हैं। इसके अलावा सेकंड एआरसी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 4th रिपोर्ट शासन में नैतिकता, ये तीनों पुस्तक अगर आप देखते हैं तो आज गुड गवर्नेंस के दिन आप सबको यानी मजा आ जाएगा कि आज आपको यानी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सीरीज में कुछ दिया, यानी गुड गवर्नेंस डे के दिन मैंने आपको दिया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज इनको आप पढ़िए और इन पर खूब प्रैक्टिस करिए। ओके, सो सर, अगर बात करें जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उनकी सरकार के कुछ कॉन्सेप्ट को लिया होगा या गुड गवर्नेंस को फॉलो करने के लिए फिर जब से लागू किया है। तो देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगा, अटल जी का जो शासनकाल था सबको साथ लेकर के चलने का रहा, यानी कि उनकी एक अप्रोच रही कि सबको साथ लेकर के चलो। तो गुड गवर्नेंस की अवधारणा भी सबको साथ लेकर के चलने पर ही आधारित है। यानी हमारा जो शासन है गुड गवर्नेंस के माध्यम से, यानी जो हमारी जो सरकारें हैं केंद्र राज्य, वो ये चाहती हैं कि हम यानी जो हाशिए पर खड़ा अंतिम व्यक्ति है उस तक जो संसाधन है वो पहुंचाए जाएं। तो यही अटल जी का जो जीवन रहा है, जो उनकी कार्यशैली रही है, वो गुड गवर्नेंस के रूप में हमें दिखाई पड़ती है, परिलक्षित होती है। सबका साथ और सबका विकास। ओके, सो इसके इम्पोर्टेंस क्या है सर, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में? देखिए, गुड गवर्नेंस के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। जैसे गुड गवर्नेंस का मतलब हो गया कि विधि का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ द लॉ होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है कानून बाधित व्यवहार होना चाहिए, यानी कि कोई भी नागरिक हैं तो सब कानून के अनुसार व्यवहार करें, सभी कानून की निगाह में समान है। फिर सहभागिता स्थापित हो शासन में, पारदर्शिता स्थापित हो शासन में, जवाबदेहिता स्थापित हो शासन में। जो हमारी सरकारें हैं वो अपने बजट को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करें, यानी प्रशासन मितव्ययी हो, प्रशासन दक्ष हो और प्रशासन इतना बेहतर हो लोगों के साथ जुड़ने में कि सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच में गहरा संबंध बने, यानी नागरिक सरकार के साथ अपनी एकता समझे, यानी वो ये माने कि ये सरकार उनकी है। लोकतंत्र में उन्होंने जिस सरकार को चुना है वो उनके लिए काम करती हुई दिखाई दे। गुड गवर्नेंस की संकल्पना के साथ ये सारे पहलू जुड़े हुए हैं। राइट। सो जैसे कि सर पार्टिकल अगर माहौल देखे इंडिया में, तो बहुत सारे पार्टीज हैं, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो क्या स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, फिर बैलेंस अप्रोच करना चाहिए? नहीं, अगर हम जो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने कहा, सबसे पहले कह दिया कि नहीं, यानी हमें किसी भी राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चलना है। हमें सभी राजनीतिक दलों की आइडियोलॉजी को
देखना है, जानना है, सुनना है, समझना है, उसके बाद हमें चलना है यूपीएससी ने जो हमें सिलेबस दिया है उसके हाँ अकॉर्डिंग, जी। और एक बैलेंस अप्रोच के साथ। राइट सर। सो अगर बात करें भारत जैसे देश में जो ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, कितने हद तक जमीनी स्तर पर लागू हो पा रहा है? देखिए, जब हम कोई शुरुआत करते हैं तो अगर हम ये देखें कि 2-4 सालों में ही उसके लाभ सभी तक पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन 2014 से जब से यह अवधारणा यानी हमारे सामने आई है, तो कहीं न कहीं जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, सबके ऊपर एक प्रेशर तो बना है, सबके ऊपर एक दबाव तो बना है कि हमें बेहतर करना है, हमें क्या करना है, हमें बेहतर करना है। तो ये दबाव ही महत्वपूर्ण होता है। मैं 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं। जैसे 2021 में गुड गवर्नेंस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया सरकार ने। अब क्या होगा कि सभी राज्यों का गुड गवर्नेंस के जो स्केल होते हैं, सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, दक्षता, मितव्ययिता, यानी ये जो सरकारें काम कर रही हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, कॉमर्स के सेक्टर में, इंडस्ट्री के सेक्टर में, इसके साथ साथ वो जो काम कर रही हैं हेल्थ के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, तो ये राज्य सरकारें कितना बढ़िया गवर्नेंस दे पा रही। जब उनका आकलन होगा और एक कंपेयर होगा विभिन्न राज्यों के बीच में, तो उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा आएगी। प्रतिस्पर्धा यह है कि हमें भी अच्छा करना है, तो ऑब्वियस है हम बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जब गुड गवर्नेंस इंडेक्स आता है तो राज्यों में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। तो जब कंपटीशन होगा तो हमेशा कंपटीशन क्या करता है, जो अच्छा होता है उसी को सामने लेकर के आता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होने वाला है। और मैं एक बात और आपसे यहाँ कह दूं कि सबसे बड़ी बात है, जनवरी 2022 में जम्मू कश्मीर ने अपना यानी एक इंडेक्स निकाला जिसमें डिस्ट्रिक्ट में गवर्नेंस की स्थिति क्या है, यानी जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके 20 जिलों में गुड गवर्नेंस की स्थिति क्या है उसका आकलन किया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, अगर सभी राज्य इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स निकालने लग जाएं, तो आप सोचिए कि हमारा देश सुशासन के लक्ष्यों को बड़ी ही आसानी के साथ, बड़ी ही बेहतरी के साथ प्राप्त करेगा, जिसका लाभ हमें कहाँ होगा, यानी हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है जो यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, उसमें हमारी रैंकिंग नीचे है, हमारी रैंकिंग ऊपर होगी, यानी हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएंगे। इसके साथ साथ हम यानी जितने भी टारगेट हो सकते हैं विकास के, समावेशिता के, सभी प्रकार के टारगेट हम प्राप्त कर पाएंगे। ओके, सो लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स को बताते हुए सर इसका वीडियो का निष्कर्ष। प्रोज मैंने आपको बता ही दिया अभी कि यानी सब कुछ लाभ ही लाभ है, और जो इसकी चुनौतियां हैं वो ये की है कि लोग अभी अवेयर नहीं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ई गवर्नेंस का जो लाभ उठा लेते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ई गवर्नेंस का लाभ उठा लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं और अवेयर नहीं है। तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि उन तक गुड गवर्नेंस के लाभों को किस प्रकार से पहुंचाया जाए, ये एक मैं चुनौती समझता हूं जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। राइट, ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो आई होप कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको डायरेक्टली इस गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और उनके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सेशन हेल्पफुल रहने वाला है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.